नमस्कार साथियों, दर्पण सिविल सर्विसेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि अभी हम जो ये सीरीज चल रही है इकोनॉमिक्स की लेक्चर सीरीज, जिसमें अब हम कृषि के आखिरी पड़ाव तक पहुंचने वाले हैं, जिसमें अभी हमने जो कल डिस्कशन किया था वो ये था कि पीडीएस की संरचना क्या है, पीडीएस की क्रियाविधि क्या है, पीडीएस का विकास भारत में कैसे हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में हमने जाना था, पूरी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में। ठीक है, आज जो हम चालू करने वाले हैं वो है पीडीएस का ही अगला चरण उसी में आगे है कि पीडीएस के क्षेत्र में कौन कौन सी समस्याएं या चुनौतियां हैं और उनका समाधान कैसे किया जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे शांता कुमार समिति के आधार पर हम सुझावों को देखेंगे। ठीक है, पर इन सब के पहले हम देखेंगे कि आपको जो कल प्रश्न दिया गया था उसका उत्तर क्या होगा। तो आपके लिए जो प्रश्न दिया गया था वो प्रश्न ये था कि अनुबंध कृषि क्या होती है, उसके लाभ और चुनौतियों को बताइए। ठीक है, तो हम देखते हैं इसका एक उचित मॉडल आंसर होना चाहिए। तो सबसे पहला पोर्शन क्या है, इसमें 3 पोर्शन है, क्या है, उसके लाभ क्या हैं, चुनौती क्या है, और ये सब आपको कितने 50 से 60 शब्दों में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे कंटेंट थोड़ा ज़्यादा लिखा गया है ताकि आपके लिए जो उचित लगे वो पॉइंट आप वहाँ पे प्रयोग कर सकें। ठीक है, यहाँ पे कंटेंट लगभग 100 शब्दों में लिखा गया है। अनुबंध कृषि क्या होती है, सामान्य तौर पे समझते हैं इसको, फिर परिभाषा के रूप में यहाँ पे जो लिखा हुआ उसको देख लेंगे। सामान्य क्या होता है, किसान और जो भी क्रेता होता है, विक्रेता कौन है, किसान है, और क्रेता क्या है, यहाँ पे कोई भी हो सकता है, जो व्यापारी वर्ग हो सकता है, या उद्योगपति हो सकता है, खाद्य प्रसंस्करण यूनिट वाले लोग हो सकते हैं। ठीक है, इनके मध्य एक क्या होता है, अनुबंध होता है, इनके मध्य क्या होता है, एक करार होता है, जिसको सामान्य भाषा में क्या बोला जाता है, डील होती है इनके बीच, है ना। उसके अनुसार ही किसान क्या करता है, उत्पादन करता है, और उसी डील के अनुसार किसान को क्या मिलता है, अपनी फसल का क्या मिलता है, दाम मिलता है। ठीक है, ये सामान्य चीज होती है अनुबंध कृषि। परिभाषा के रूप में इसको देखते हैं कि अनुबंध कृषि के अंतर्गत खरीदारों, ठीक है, खरीदार कौन हो गया आपका, निर्यातक या खाद्य प्रसंस्करण यूनिट वाला, तथा उत्पादक कौन है आपका, कृषक, के मध्य अनुबंध किया जाता है, जिसके आधार पर कृषि उत्पादन, पशुधन, मुर्गी पालन किया जाता है। ठीक है, अनुबंध कृषि क्या है, एक उसमें संविधान में संवर्ती सूची का विषय है। अनुबंध कृषि एक संविधान में संवर्ती सूची का विषय है, पर अगर आप सामान्य कृषि की बात करेंगे तो वो संविधान में किस चीज का विषय है, राज्य सूची का विषय है। बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रखना है, अच्छे से याद रखना है कि 7वीं अनुसूची जो है उसमें क्या है, विषयों को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, केंद्र की अनुसूची, केंद्र सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। ठीक है, केंद्र सूची क्या है, जिसमें केंद्र सरकार को अधिकार है कानून बनाने का, राज्य सूची क्या है, जिसमें राज्य सरकारों को अधिकार है कानून बनाने का, और संवर्ती सूची क्या है, जिसमें दोनों तरह की सरकारों को कानून बनाने का अधिकार होता है। बस केंद्र सरकार के कानून क्या होते हैं वहाँ पे उस स्थिति में ज़्यादा प्रभावी माने जाते हैं। ठीक है, तो आपका अनुबंध कृषि क्या है, संवर्ती सूची का विषय है, जबकि आपका कृषि क्या है, सामान्य तौर पे राज्य सूची का विषय है। तो ये पहला पोर्शन कवर होता है। दूसरा पोर्शन लाभ था, तो यहाँ पे लाभ बता सकते हैं आप, जैसे यहाँ पे छोटे जो किसान रहते हैं प्रतिस्पर्धा में वो पहले नहीं आ पा रहे थे, लेकिन अब आ सकते हैं प्रतिस्पर्धा में आसानी से। दूसरा चीज़ क्या है कि उनके लिए आसानी से बाजार मिल जाता है, और बाजार आसानी से मिलेगा तो उनको अपनी फसल की दाम अच्छे से मिलेगी। तीसरा क्या है, अनुबंध कृषि से गुणवत्ता बढ़ती है। गुणवत्ता कैसे बढ़ेगी, क्योंकि सामने वाला जो कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा है, मतलब कि जो क्रेता है, जो खरीदार है, वो कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा है, जो कंपनी वाला या खाद्य प्रसंस्करण वाला, तो वो जिस क्वालिटी का चाहेगा उसी क्वालिटी के किसान को क्या करना पड़ेगा, उत्पादित करना पड़ेगा। अगला क्या है कि कृषि प्रसंस्करण स्तरों के मामले में कृषि उत्पाद की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित होती है, सीधी सी बात है। और क्या है, किसान नियम एवं शर्तों के निर्धारित मूल्यों के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में प्रवेश करता है। इसके क्या है, नियम फिक्स्ड हैं, उसी के आधार पर सब कुछ होता है। ठीक है, पर यहाँ पे चुनौतियाँ हैं, कई सारी चुनौतियाँ विद्यमान हैं। पहला क्या है कि यहाँ पे जो अनुबंध कृषि की आलोचना की जाती है उसमें क्या है कि ये बड़े किसानों के पक्ष में ज़्यादा जाती है। हमने ऊपर देखा कि छोटे किसानों को लाभ तो होता है, प्रतिस्पर्धा में आते हैं, पर बहुत कम लाभ होता है। अधिकांश लाभ किसको होता है, बड़े किसानों को होता है, वहाँ पे छोटे किसान नज़रअंदाज कर दिए जाते हैं। दूसरा, ये समझौते अनौपचारिक तरीके से होते हैं, अनऑफिशियल समझौते होते हैं। इसमें क्या है, किसी सरकार के नियमों की सरकार के किसी नियम के तहत ये समझौते नहीं होते हैं। मतलब इससे क्या होगा, दिक्कत क्या जाएगी, लिखित अनुबंध नहीं होगा तो मामला फिर क्या है, अदालतों में खींचा जाता है अनावश्यक तौर पर। ठीक है, और क्या है, इसमें खरीदार एक होता है जबकि विक्रेता कई होते हैं। सीधी सी बात है, एक गांव में कई छोटे छोटे किसान हैं जो क्या कर रहे हैं, आलू का उत्पादन कर रहे हैं।
ठीक है। अब लेज कंपनी वाले जाएंगे, लेज कंपनी जो चिप्स बनाते हैं आलू के, वो जाएंगे और सभी किसानों से क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, अनुबंध करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्रेता एक है और विक्रेता क्या हो गए, बहुत सारे हो गए। ठीक है, इससे दिक्कत जाएगी। और यहाँ पे क्या है, महिलाओं की भागीदारी कम है, महिलाओं की भागीदारी कम होती है। इसके अलावा क्या है, अनुबंध कृषि में किसानों के समक्ष भुगतान की समस्या होती है, उचित समय पर पेमेंट नहीं मिलता है, ये सब समस्याएं यहाँ पे विद्यमान होती हैं, उनका शोषण होता है। ठीक है, ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। इसके अलावा कंक्लूजन अगर आप देना चाहें तो बता सकते हैं कि 2020 में सरकार ने क्या किया, अनुबंध कृषि से संबंधित क्या किया, कानून लेके आई और उसके नियमों में क्या किया, उन्होंने संशोधन किया है और इसको किसानों के क्या है, किसानों के पक्ष में बनाने का प्रयास किया। ठीक है, अब चलते हैं आज के टॉपिक में, हमारा वो है पीडीएस की समस्याएं क्या है, चुनौती क्या है, असफलता क्या है। तो देखो यहाँ पे हमने जो भी समस्याएं वगैरह चुनौती पढ़ी हुई है, तो हमने खाद्य सुरक्षा में जो चीज़ें पढ़ी हैं वही लगभग यहाँ पे थोड़ा बहुत रिपीटेशन के साथ आएंगी। देखते हैं हम उनको कैसे क्या है। पीडीएस दुकानों से रिसाव होता है, लीकेज होता है, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अगर आप गाँव क्षेत्र में रहते हैं, वहाँ से अन्न लेते हैं पीडीएस दुकानों से, तो कैसे तरीके से, किस तरीके से रिसाव वहाँ पे होता है। दूसरा, अपात्र लाभार्थियों को खाद्यान्न वितरण किया जाता है, अपात्र लाभार्थियों को खाद्यान्न वितरण किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा फर्जी राशन कार्ड की समस्या होती है। ठीक है, खाद्य सब्सिडी के बढ़ते भार से राजस्व घाटा बढ़ता है सरकार का। अनाज की गुणवत्ता निम्न होती है, अनाज की गुणवत्ता क्या होती है, निम्न होती है। इसके अलावा एफसीआई की कमजोर भंडारण प्रणाली है। ठीक है, संपूर्ण भारत में एक समान व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे एग्जाम नहीं क्या है, एक समान व्यवस्था नहीं होती है। क्या क्या हो गया समस्याएं, रिसाव हो रहा है, अपात्र लाभार्थी हैं, फर्जी राशन कार्ड की समस्या है, राजस्व घाटा बढ़ता है सरकार का अनावश्यक तौर पर। 80 करोड़ लोगों को सरकार ने अन्न वितरण किया कोरोना काल में, इससे क्या हुआ, आपके यहाँ पे अनावश्यक खर्चा बढ़ रहा है सरकार का। अब सरकार के डेटा के हिसाब से अपने देश में मात्र 25 से 30% क्या है, गरीब हैं। आप तेंदुलकर रिपोर्ट उठाइए, रंगराजन रिपोर्ट उठाइए, इनके आधार से 25 से 30% लोग गरीब हैं। पर अन्न वितरण कितनों को किया जा रहा है, लगभग 65 से 66% लोगों को। ठीक है, तो कहीं ना कहीं तो समस्या है। और इसके अलावा जो एक समस्या सबसे बड़ी वो क्या है कि हमारे पास डेटा नया नहीं है। हम जिस डेटा के आधार पे सब खाद्यान्न वितरण कर रहे हैं वो डेटा हमारा 10 वर्ष पुराना है, मतलब 2011 की जनगणना का डेटा प्रयोग कर रहे हैं हम। 10 वर्ष में काफ़ी सारे परिवर्तन आ चुके हैं, पर हमारे पास डेटा नहीं है, इसलिए समस्या जाती है। अब देखते हैं इन समस्याओं का सुझाव क्या है। तो देखो, इन सुझावों को हम किसके अनुसार बता रहे हैं, शांता कुमार समिति के अनुसार बता रहे हैं। शांता कुमार समिति ने पहला सुझाव दिया कि उचित लाभार्थी की पहचान कीजिए। उचित लाभार्थी की पहचान करने का उन्होंने तरीका बताया। पहला तरीका क्या है कि आप पैन कार्ड का पहचान प्रयोग कीजिए, मतलब जो आयकर दाता हैं, टैक्स पेयर हैं, उनको अगर बाहर करना है तो आप उनके आयकर की पहचान कीजिए। ठीक है, आपको पैन कार्ड की पहचान कीजिए। दूसरा, कि दुकानों को ऐसी जगह पे स्थापित कर दो, पीडीएस दुकानों को ऐसी जगह स्थापित कर दो। एक बहुत प्रैक्टिकल वो है, सुझाव है, बहुत ही व्यवहारिक सुझाव है। ठीक है, लागू किया जा सकता है इसको। दुकानों को ऐसी जगह स्थापित करो जहां पे गरीब निसंकोच जा सके, पर अमीर वर्ग को जाने में क्या हो, संकोच हो। समझ गए। और तीसरा क्या है, पहचान करने के लिए ग्राम पंचायतों की मदद ली जानी चाहिए। ठीक है, अगला सुझाव है अनाज पहुंचाने की व्यवस्था में सुधार करना। अब अनाज जो गोदामों से पीडीएस दुकानों तक आता है, इस व्यवस्था में कैसे सुधार हो, तो सबसे पहले परिवहन व्यवस्थाओं में सुधार करो। दूसरा, जिस ट्रक और वाहन में आ रहा है उसमें जीपीएस ट्रैकिंग की जाए। और तीसरा, एफसीआई की गोदामों का विकेंद्रीकरण किया जाए, मतलब एफसीआई की गोदामों को ब्लॉक या जिला स्तर के लेवल पर भी क्या किया जाए, स्थापित किया जाए। ठीक है, अगला है अन्न वितरण सुधार। तो अन्न वितरण सुधार में क्या करना है, आपको जैम का प्रयोग करना है, जनधन, आधार, मोबाइल, जैम ट्रिनिटी का प्रयोग करना है, नागरिक घोषणा पत्र का प्रयोग करना है। नागरिक घोषणा पत्र क्या है, या इसी को क्या बोलते हैं सामान्य उसमें इंग्लिश में, सिटीजन चार्टर। सिटीजन चार्टर ये क्या होता है, तो देखो, ये एक ऐसा घोषणा पत्र होता है जिसमें किसी भी सरकारी विभाग में किसी भी विशेष काम को कौन व्यक्ति करेगा उसका नाम लिखा होता है, कितने समय में करेगा उसका नाम लिखा होता है, उस कार्य की फीस कितनी होगी, इस चीज़ का उसमें वर्णन होता है। मध्य प्रदेश में इस व्यवस्था को किसके माध्यम से लागू किया गया है, बाकायदा अधिनियम ला करके, लोक सेवा गारंटी अधिनियम। कौन सा, लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010। कब, 2010 के माध्यम से इस व्यवस्था को लागू किया गया है। तो पीडीएस दुकानों में भी ऐसे घोषणा पत्र लगाए जाएं जहां पता रहे कि किस दिन अन्न वितरण होगा,
कितने बजे अन्न वितरण होगा, कितना अन्न वितरण होगा, कितने क्या कीमत रहेगी उसकी, इस संबंध में पूरी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। अगला जो है वो है आरटीआई का प्रयोग। ठीक है, सीधी सी बात है, अब वहां से कितना अन्न वितरण हो रहा है इस संबंध की पूरी जानकारी आपको आरटीआई से दी जानी चाहिए मांगे जाने पर। ठीक है, आगे चलते हैं और क्या सुझाव देते हैं वो कि पीडीएस का सार्वभौमिकरण किया जाना चाहिए। पीडीएस का सार्वभौमिकरण का मतलब क्या है, सभी को सभी समय पर सही कीमत पर क्या है, सस्ती कीमत पर अनाज उपलब्ध होना चाहिए। मतलब जो अंडर कवरेज वाले हैं, जिनका समावेशन नहीं हुआ है और जो बहिष्कृत हैं किसी न किसी कारण से इस व्यवस्था से, उन सब को इसमें समाहित किया जाना चाहिए। ठीक है। और अगला जो एक बहुत यूनिक सुझाव है, इसको लागू किया जा सकता है बहुत आसानी से, वो है कि सामुदायिक रसोई या कम्युनिटी किचन। मतलब अब सरकार क्या है, सब तक नहीं पहुंच पा रही है, तो सरकार क्या करे, ऐसी जगह रसोइयाँ स्थापित कर दे जहां लोग खुद आके भोजन कर सकें एकदम सस्ती कीमत पर या फ्री में। ये क्या है, सामुदायिक किचन या कम्युनिटी रसोइयाँ हैं जो उनकी बात की जा रही है। जैसे हमारे मध्य प्रदेश में इंदिरा रसोई या अन्नपूर्णा रसोई नाम से चल रहा है, राजस्थान में इंदिरा रसोई चलता है, तमिलनाडु में अम्मा रसोई चलता है। ठीक है, आपके जैसे यहाँ पे दिल्ली में गौतम गंभीर जो सांसद हैं वहाँ के किसी एक क्षेत्र से, उनने भी एक रसोई चलाई हुई है जहाँ पे क्या है 1 या 2 रुपए में आपको भरपेट भोजन दिया जाता है। ठीक है, तो सरकारों को ये प्रयास करना चाहिए कि अगर आप अन्न वितरण नहीं कर पा रहे हैं किसी न किसी वजह से, तो आप पका हुआ भोजन वितरित कीजिए सस्ती कीमतों पर। ठीक है, ताकि जो श्रमिक है, बेघर हैं, निराश्रित व्यक्ति हैं, उनको भोजन मिल सके। ठीक है। और आखिरी सुझाव क्या है उनका कि भ्रष्टाचार में कमी के लिए दुकानों को कंप्यूटरीकृत करना। ये सुझाव सिर्फ पीडीएस में के लिए नहीं है, अगर सामान्य तौर पे देखा जाए, भ्रष्टाचार को अगर आपको समाप्त करना है तो पूरी संपूर्ण व्यवस्था को क्या करना पड़ेगा, कंप्यूटरीकृत करना पड़ेगा। ठीक है, जनता और प्रशासनिक अधिकारियों या सरकार के मध्य, सरकार के नुमाइंदों के मध्य क्या करना पड़ेगा, आपको एक तरीके से कमी लानी पड़ेगी, उनके मध्य जो प्रत्यक्ष संपर्क है उसको समाप्त करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको भ्रष्टाचार को रोकना है, उनके मध्य सिर्फ अप्रत्यक्ष संबंध होना चाहिए कंप्यूटर के माध्यम से। ठीक है, अब देखते हैं मध्य प्रदेश में पीडीएस। तो मध्य प्रदेश में पीडीएस का कवरेज कितना है, लगभग 70% आबादी मध्य प्रदेश की पीडीएस के तहत अन्न लेती है। समझ रहे हैं आप, 70% आबादी। ठीक है, समस्याएं क्या है यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे जो समस्याएं हैं वो आपने ऊपर जो पढ़ी है समस्या पीडीएस की होलिस्टिक समस्याएं, वो सब यहाँ कवर होंगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश में कुछ स्पेसिफिक समस्याएं मध्य प्रदेश के अनुसार हैं, उनको देखते हैं हम कि भाई एसटी की जो जरूरत है। अब देश में सबसे ज़्यादा एसटी कहाँ रहते हैं, हमारे प्रदेश में रहते हैं, अगर जनसंख्या वाइज उनकी संख्या के आधार पर बात करें तो। ठीक है, तो एसटी की जरूरत का मात्र 35% ही पीडीएस से पूरा हो पाता है। बाकी लोग इस प्रक्रिया से क्या है, कहीं ना कहीं से एक्सक्लूड हो जाते हैं। दूसरा, 91% हितग्राही ऐसे हैं, लाभार्थी ऐसे हैं जिनको कब राशन मिलेगा, कितना राशन मिलेगा, कितने दिन, किस दिन मिलेगा, कितनी बार मिलेगा, इस संबंध में कोई जानकारी नहीं होती है। ठीक है, जागरूकता की कमी है। तीसरा कि ग्रामीण इलाकों में दुकानें 2 से 3 दिन ही खुलती हैं। देखो जो नियम है वो क्या बोलता है कि सप्ताह में 2 से 3 दिन खुलनी चाहिए, ग्रामीण इलाकों में यहाँ तो मात्र महीने में 2 से 3 दिन ही खुलती है। अगर उनसे 2 से 3 दिनों में कोई अन्न नहीं ले पाता है तो उस अन्न को क्या कर दिया जाता है, बाद में वहाँ पे जो अधिकारी रहते हैं, जो पीडीएस दुकान का मालिक रहता है, वो क्या कर लेता है, भ्रष्टाचार कर लेता है। ठीक है, इसके अलावा क्या है, एक ही प्रबंधक के पास कई सारी दुकानें होती हैं, ये समस्या है। अब एक ही प्रबंधक है, एक ही व्यक्ति है, वो 5 से 6 क्या है पीडीएस की दुकानें चला रहा होता है। सीधी सी बात है, इससे क्या होता है, भ्रष्टाचार में वृद्धि होती है। ठीक है, तो सुझाव क्या है, आप वही पुराने वाले यहाँ पे सुझाव बता सकते हैं, सभी पुराने सुझाव ही लिखे हुए हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, आप पुराने सुझाव वापस से एक बार पढ़ सकते हैं, पुराने पिछले लेक्चर में जाकर के देख सकते हैं। अब देखते हैं आज का अगला टॉपिक, जो नया टॉपिक है वो है बफर स्टॉक। क्या होता है बफर स्टॉक, इसको समझते हैं पहले। तो देखो, सरकार क्या है, किसान क्या है, उत्पादन करता है, सामान्य परिस्थितियों में उत्पादन चलता रहता है, किसी तरह कोई समस्या नहीं है। सरकार उसको क्या करती है, भंडारित करती है, जनता के मध्य वितरित करती रहती है। ठीक है, एक सामान्य प्रक्रिया हो गई। अब भविष्य में कभी ना कभी कोई ना कोई क्या है आकस्मिक परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है। वो आकस्मिक परिस्थिति कौन सी हो सकती है, प्राकृतिक कारणों की वजह से हो सकती है। जैसे कोई बाढ़ आ गया, कोई सूखा आ गया, कोई अन्य प्राकृतिक आपदा आ गई। जैसे पिछली बार क्या हुआ, कोरोना काल में देश में टिड्डी दल का हमला हो गया। मानते हैं टिड्डी दल का हमला उतना भयानक नहीं था, अगर वो बहुत ज़्यादा भयानक होता, भयावह होता,
जिससे हमारी पूरी फसल का नुकसान हो जाता। तो इस परिस्थिति में फिर क्या करता व्यक्ति, तो इस परिस्थिति में उसको कैसे अन्न मिलता। ठीक है, तो सरकार के द्वारा क्या किया जाता है, ऐसी आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने के लिए सरकार के द्वारा क्या किया जाता है, अन्न का भंडारण किया जाता है, ताकि वो इन विपरीत प्रतिकूल परिस्थितियों में उस अन्न को क्या कर सके, जनता के मध्य रिलीज कर सके, ताकि भूखमरी जैसी समस्याएं उत्पन्न ना होने पाएं। ठीक है, यहाँ पे परिभाषा के रूप में देख लेते हैं इसको कि आपात स्थिति में किसी वस्तु की कमी को पूरा करने के लिए वस्तु का भंडारण करना ही बफर स्टॉक कहलाता है। ठीक है, इस बफर स्टॉक को क्या कहा जाता है, केंद्रीय पूल कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि भंडारण किन चीजों का किया जाता है। तो यहाँ अभी सिर्फ 3 चीजों का भंडारण किया जाता है खाद्यान्न फसलों में। कौन कौन सी हैं वो, गेहूं, चावल और दाल। गेहूं चावल का भंडारण 1982 से किया जा रहा है और दालों का भंडारण 2015 से किया जा रहा है। 2015 से ही क्यों किया जा रहा है, क्योंकि 2015 में हमारे देश में दालों की समस्या उत्पन्न हुई, दालों की क्राइसिस आ गई, जिसके कारण क्या हुआ, सरकार को विभिन्न देशों से दाल आयात करनी पड़ी। इसलिए सरकार ने फिर फाइनली उसको क्या किया, उत्पादन जैसे ही बढ़ा 1-2 साल में, सरकार ने उसका क्या कर दिया, केंद्रीय पूल बना दिया। ठीक है, अब देखते हैं इसका उद्देश्य क्या होता है। इसका उद्देश्य क्या होता है कि बाढ़, सूखा या अन्य जो आपदाएं होती हैं उसमें क्या है, खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करना, मुद्रास्फीति के समय मूल्य स्थिरता स्थापित करना, मूल्यों में गिरावट आने पर किसानों उत्पादकों को बाजार में बने रहने में सहायता प्रदान करना। ठीक है, इसके अलावा क्या है, कालाबाजारी, जमाखोरी को रोकना, अधिक उत्पादन की स्थिति में भंडारण के बाजार का नियंत्रण रखना और लोक कल्याणकारी योजनाओं का संचालन करना। ठीक है, तो आपके सामान्य उद्देश्य हैं क्या क्या है, आकस्मिक परिस्थितियों से आपको बचाएगा, मुद्रास्फीति से बचाएगा, मूल्य गिरावट से बचाएगा, आपको अधिक उत्पादन की स्थिति में भंडारित करेगा, कालाबाजारी जमाखोरी को रोकेगा और लोक कल्याण को बढ़ावा देगा। तो ये क्या था, आपका पूरा बफर स्टॉक था। ठीक है, अब देखते हैं आपका आज का प्रश्न क्या होगा, जिसको आपको क्या करना है, लिखना है। ठीक है, तो आपका आज का प्रश्न यहाँ पे पीडीएफ फाइल में टाइप नहीं हो पाया है, तो अभी आप प्रश्न को सिर्फ लिख लीजिए। कल उस प्रश्न को पीडीएफ फाइल में टाइप करके उसका मॉडल आंसर डिस्कस कर लिया जाएगा। ठीक है, तो आप प्रश्न लिखिए, उसका जो आपका प्रश्न रहेगा 5 नंबर के प्रश्न रहेगा, जिसको 50 से 60 शब्दों में लिखना है। ठीक है, आपका प्रश्न रहेगा कि लघु और सीमांत जोत धारकों की समस्याओं का उल्लेख कीजिए। लघु और सीमांत जोत धारकों की समस्याओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, ये आपका प्रश्न रहेगा। तो आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।